नमस्कारम एवरीवन। इंडियन इकोनॉमी का ये करंट अफेयर की एक कंप्लीट सीरीज है। इसमें इंडियन इकोनॉमी के सारे करंट अफेयर कवर किए जाएंगे और ये जो कंपाइलेशन है ये मिक्स्ड है। जो हमारा विजन का पीटी 365 होता है वो और द हिंदू के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इकोनॉमी के करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सब कुछ आसानी से समझाया जाएगा। इसके अलावा मैंने कोशिश किया है कि आपको जो भी इररेलीवेंट चीज़ें हैं वो ना प्रोवाइड की जाए, जो कि पीटी 365 में यूजुअली डाल दिया जाता है, जिससे आपको भी लगता है कि ये चीज़ें पढ़नी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो अगर आपका ऐसा कुछ डाउट है तो मैं वो डाउट समझते हुए उन सभी फालतू की चीज़ों को हटा दिया हूँ और कुछ चीज़ों को मैंने इसमें मेंशन किया है जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है वहाँ पे। और वो फालतू की चीज़ें अगर आप खुद से नहीं सेग्रीगेट कर पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको बतला दूंगा। अगर आप उसके बाद में पीटी 365 पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लेना। आपको ये आइडिया रहेगा कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। लेकिन इस वीडियो को मैं आपसे कहूँगा कि इसके जो जो इंपॉर्टेंट मैंने आर्टिकल्स उठाए, जो जो इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स कवर किए, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें मिस नहीं करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और हमारे पहले टॉपिक पे चलते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो जीडीपी का एस्टिमेट होता था उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आई हैं। तो पहले जान लेते हैं वो क्या है कि जो जीडीपी का बेस ईयर जो होता है वो रिवाइज करने की बात चल रही है। तो इसके लिए 2020-21 को प्रपोज किया गया है कि उसे एक नया बेस ईयर बनाया जाए और इसके लिए एनएसओ कंसीडर कर रहा है कि उसमें जीएसटी डाटा डाटा जो है उसे एस्टिमेट किया जाए, वैल्यू एडिशन फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या बातें की जा रही हैं। तो इसमें बात जो है कि सिंस द फर्स्ट नेशनल इनकम एस्टिमेट were published in 1965 with financial year 1949 as a base year, India has revised its base year 7 times। तो इंडिया ने आज तक अपने बेस ईयर को उसे 7 बार आज तक उसे किया हुआ है रिवाइज। इसके बाद अलावा अगर बात करें तो इसमें उसने जो सबसे रिसेंट चेंज किया था वो किया था कि जब उसने 2005 के फाइनेंशियल ईयर के बेस ईयर को हटा के 2012 का किया था। और इसके पीछे का जो रीजन था कि जो MCA 21 डाटाबेस है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कल कहीं एग्जाम में डायरेक्ट आपसे एक फैक्ट के तौर पे पूछ सकता है कि MCA 21 क्या है। तो ये जीडीपी के कैलकुलेशन में हेल्प करता है, तो ये चीज़ें याद रखना। और ये यूज करता है कि 2011-12 को बेस ईयर के तौर पे। और इसमें जो चीज़ें होती हैं कि वो मिस कर देता है वैल्यू एडेड आउटसाइड फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज के बाहर की जो वैल्यू ऐड की जाती हैं उन्हें वो मिस कर देता है। जैसे अगर मैं आपसे एक नॉर्मल तौर पे बात करूँ कि एक फैक्ट्री के अंदर आप मान लो जो शर्ट पहन रहे हो वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब वो जब फैक्ट्री से बाहर आता है मार्केट में तो कोई ब्रांड अपना लोगो डाल के उसे और उसकी वैल्यू बढ़ा के महंगे में बेच देता है। तो मान लो फैक्ट्री में वही शर्ट 400 की थी और किसी ने अपना ब्रांड का लोगो लगा के उसे 1000 का बेचा। तो यहाँ पे जो 600 का वैल्यू ऐड हुआ है इसमें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी, ये 600 इसमें कैलकुलेट नहीं होता था, इसी की वजह से ये गलत था। तो ये था MA 21 डाटाबेस के बारे में। इसके अलावा अगर बात करें तो एनएसओ जो है वो प्लान कर रहा है टू यूज जीएसटी डाटा और एस्टिमेट वैल्यू एडिशन इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज विच अकाउंट फॉर 38% ऑफ जीडीपी। तो एनएसओ जो है वो प्लान कर रहा है कि जीएसटी के डाटा को एस्टिमेट करने के लिए वैल्यू एडिशन के लिए। तो ये बात है। इसके अलावा जो जीएसटी डाटा है वो अप टू डेट डाटाबेस दैट कैन पोटेंशियल इनहेंस एक्यूरेसी इन एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड अक्रॉस इंडस्ट्रीज सेक्टर्स एंड स्टेट। तो ये जो जीएसटी के डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैल्यू एडेड जो ये चीज़ें ऐड हो रही हैं ये भी कैलकुलेट होता है। क्योंकि देखो आप यहाँ किसी कंपनी में गए, जो मैं चीज़ आपको समझा रहा था कि ये मान लो फैक्ट्री से जब एमसीए डाटाबेस की तरफ से हो रहा था तो ये 600 मिस हो जा रहा था। लेकिन जब ये कोई कंपनी 1000 में ये लोगो बेचेगी तो वो जीएसटी, जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो या फिर कैश दे रहे हो तो उन्हें ये जीएसटी का हिसाब रखना पड़ता है। इसके थ्रू यहाँ से ये जो डाटा कलेक्ट करेंगे इससे इनके पास एक्यूरेट जीडीपी कैलकुलेशन का डाटा आएगा। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो वेरीफाई रिलायबिलिटी ऑफ जीएसटी डाटा फॉर एस्टिमेटिंग वैल्यू एडिशन इंश्योरिंग दैट इट इज सुटेबल फॉर अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो यही वही बात है कि जीएसटी डाटा की इंपॉर्टेंस समझा रहा है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें कि चेंज इन इंडिया जीडीपी अकाउंटिंग जो मेथड है वो क्या है, तो इसमें अगर बात की जाए In 2015, India revised its GDP calculation methodology, aligning it with international practice। तो इंटरनेशनल में जो इंटरनेशनल जगहों पे ये चीज़ें की जा रही हैं उनके तरीके को एक्वायर करना और उन्हें अपने मेथड में ऐड करने की कोशिश की गई थी। पहले जो जीडीपी था वो मेजर किया जाता था एट ए फैक्टर कॉस्ट, जहाँ पे लेबर और कैपिटल्स, फैक्टर कॉस्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि यहाँ पे लेबर और कैपिटल्स की बात की जाती है, बाकी चीज़ें नहीं ऐड की जाती। लेकिन जो नया अभी जो मेजर करने का तरीका है जहाँ पे अब जो पहले फैक्टर कॉस्ट होता था अब वो मार्केट प्राइस की बात कर रहा है। यहाँ पे जो फैक्टर कॉस्ट होता है वो मार्केट प्राइस में जो सब्सिडीज हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करता है और टैक्सेस को ऐड करता है। तो ये याद रखना, ये पीवाईक्यू में आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ऐसे ही सारे टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो फैक्चुअल चीज़ें वो भी है, जैसे ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात थी, ये आप रट लेना क्योंकि ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तो क्या पता इससे पहले फैक्टर कॉस्ट पूछता था, मार्केट प्राइस पूछ ले कि मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इसका अपोजिट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप रिवर्स कैलकुलेशन समझते हो, थोड़ी बहुत सी सेट आती हो आपको। यहाँ पे यूज ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, यही बात वहाँ ऊपर मैंने आपको समझाई थी, जहाँ पे सारे सेक्टर्स को सेग्रीगेट करेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इंक्लूजन ऑफ न्यू डाटा सोर्सेज, द रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी इनकॉर्पोरेट डाटा फ्रॉम एमसीए 21 डाटाबेस ऑफ कंपनीज मेंटेन्ड बाय यूनियन कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो ये बातें की जा रही है। इसके अलावा इट आल्सो यूज एंटरप्राइजेस सर्विस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है उनका पहले मिस हो जा रहा था, अब उनके रिगार्डिंग भी चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी जिससे ये हेल्प होगा। और अभी के टाइम में जो है वो द न्यू मेथड यूज, ये वाला जो है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट एसएन ने 2008 रिकमेंडेड बाय यूनाइटेड नेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि ये भी चीज़, जैसे एमसीए 21 था वैसे ये एसएन ने जो है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे एक कीवर्ड देके कि ये क्या चीज़ है, तो ये भी जीडीपी कैलकुलेशन हेल्प की करती है और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकमेंडेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा पहला न्यूज। ये जो दूसरा न्यूज है ये आपको मैं इसलिए लाया हूँ, यहाँ पे कुछ खास है नहीं, इसे रटने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। इसमें एक फैक्ट है जो याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बात की गई है कि आरबीआई मस्ट कट रेट्स टू बूस्ट ग्रोथ, तो वो ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए आरबीआई को रेट्स को कट करना पड़ेगा। लुक थ्रू फूड प्राइजेस, तो यही चीज़ें बात कर रही है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि रेपो रेट को कंट्रोल करती है, और यहाँ पे रेपो रेट के ही कट करने की बात की जा रही है आरबीआई द्वारा। अगर आप इकोनॉमी थोड़े बहुत भी पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि ये जो एमपीसी कमेटीज है जो आरबीआई द्वारा फॉर्म की जाती है, मतलब आरबीआई द्वारा नहीं फॉर्म की जाती है, ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसमें इनका मेन पर्पस सिर्फ रेपो रेट को ही कंट्रोल करने के रिगार्डिंग होता है, बाकी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे जो है कि आरबीआई टारगेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इज करेंटली मैंडेट टू कीप इन्फ्लेशन एट 4% विथ अ टॉलरेंस बैंड ऑफ 2%। 2%, यही है 4 ± 2, ये उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। इन्फ्लेशन रेट को इसी के बीच में मेंटेन रखने की बात की जाती है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे टोमेटो, ये पोटैटो, ओनियन, और यहाँ पे तो बस दो चीज़ों को मेंशन किया, यहाँ सॉरी यहाँ था, मैं मिस कर दिया था। यहाँ पे टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, इनके रिगार्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट आपको कीवर्ड मैं बता दे रहा हूँ। यूजुअली न्यूज़पेपर में इन्हें मेंशन किया था टॉप के नाम से, टीओपी। तो आपसे डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि न्यूज़पेपर्स में अक्सर हमें देखने को मिलता है कि एक टॉप वर्ड है, ये किससे एसोसिएटेड है। और पेपर जब आपको ऑप्शंस में टोमेटो, ओनियन, पोटैटो दें तो आपको लगे ये क्या बात है, लेकिन यूजुअली आपने देखा होगा कि यूपीएससी का ये पैटर्न रहा है कि वह वो ऐसे ही उल्टे सीधे क्वेश्चंस डालता है और लोगों को बाद में लगता है, बाद में यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल करना लोग शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन की बात की जा रही है, और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें जब फूड्स और एनर्जीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इन्फ्लेशन का जो सीपीआई इंडेक्स है उसमें से फूड और एनर्जी का जो होता है वो उसे माइनस कर दिया जाता है, तब कोर इन्फ्लेशन निकलता है। तो यही चीज़ है। इसके अलावा रिकरिंग फूड इन्फ्लेशन प्रोसेस अपसाइड रिस्क, यहाँ पे एक और बात की गई है कि लगातार 11 महीने से जो हमारा कोर इन्फ्लेशन है वो 4% से नीचे रहा है, 3.8 के आसपास में। तो ये फैक्ट्स याद रखने की, अब इसमें क्या क्या फैक्ट्स आपके याद करने की है वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो टॉप है ये याद रखना। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो कोर इन्फ्लेशन वही होता है जो सीपीआई इंडेक्स में जब फूड और एनर्जी के प्राइजेस को आप एक्सक्लूड कर देते हो तब जाके जो इन्फ्लेशन बचता है उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। अब एमपीसी कमिटीज है, ये जो है इसे आरबीआई देखता है, और आरबीआई के जो सेक्शन 45 जेड बी है आरबीआई एक्ट 1934 में, ये इम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एमपीसी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे याद रखना है एमपीसी का फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और इनका मेन पर्पज प्राइस की स्टेबिलिटी को प्रमोट करना होता है। इसके अलावा इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, आरबीआई गवर्नर होते हैं, 2 आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड 3 मेंबर्स होते हैं, और इनका टर्म 4 ईयर होता है। तो ये एक फैक्ट याद रख लेना, अगर यूपीएससी डेप्थ में चला गया तो ये चीजें भी पूछ सकती है। इसके अलावा इनके पास वोट, सबके वोट की एक पावर होती है सेम, और इसमें आरबीआई तभी, जो गवर्नर है वो तभी वोट डाल सकते हैं जब केस जो आपका वोटिंग चल रहा हो वो टाई पे आ गया, तब ये इंटरफेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो डिटरमाइन द पॉलिसी रेपो रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट्स, तो वही रेपो रेट के बारे में ये सारा काम करता है, तो इसी की बात की गई थी। तो इसमें कुछ खास था नहीं, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये टॉप वाली बात बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना। अगला जो न्यूज है यहाँ पे बात की गई है जो आरबीआई ने इनहेंस किया है जो यूपीआई 123 और यूपीआई लाइट का जो लिमिट है ट्रांजैक्शन का उसे, तो इसे ये मैंने स्मॉल ब्रैकेट बनाया हुआ है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि यूपीआई लाइट और यहाँ पे यूपीआई 123 पे है। तो इसमें
यूपीआई लाइट जो है उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आरबी यूपीआई 123 पे जो इसमें आपके लिए जो कीपैड फ़ोन है उससे भी यूज कर सकते हैं आप, इसमें इंटरनेट के एक्सेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यूजुअली अगर आपको इनमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे क्या है, तो याद रखना कि 123 जो कीवर्ड्स होते हैं वो यूजुअली जो पहले के जो फ़ोन्स आते थे उन फ़ोन्स में ये 123 वाले कीपैड रहते थे, तो इसलिए ये कीपैड फ़ोन के लिए। इसके अलावा इसमें बात करें तो ये डायरेक्ट पेमेंट को यूज़ करता है स्टोर्ड फंड जो होते हैं उसके द्वारा। लेकिन जो यूपीआई 123 पे है इसमें आईवीआर, मिस्ड कॉल्स ऐप, इसमें ऐप बेस्ड एंड साउंड बेस्ड चीज़ें भी हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन्स लिमिट है वो 1000 है और पर ट्रांजेक्शन, और 10,000 है पर ट्रांजेक्शन, और वैलेट की लिमिट है 5000 तक। वहीं अगर इसकी बात करें तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती 123 पे की, क्योंकि ये डायरेक्ट बैंक से लिंक्ड होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो रिक्वायर इंटरनेट फॉर सेटअप एंड यूजेस, तो ये बिना इंटरनेट का काम कर जाएगा। तो यही था, इसमें कुछ खास था नहीं। तो अब चलते हैं आगे, और यहाँ पे एक और न्यूज़ है, और यहाँ बात किया हुआ है कि आरबीआई इज यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस बाई आरबीआई। मतलब व्हाट इज यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस बाई आरबीआई की बात कर रहा है। तो ये एक सीमलेस क्रेडिट एक्सेस लेवरेजिंग डिजिटल डाटा फॉर क्विक लोन अप्रूवल। तो आपको सिंपली इसमें कुछ ज़्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर PT 365 पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा काफ़ी कुछ दिया हुआ है आरबीआई के बारे में, यूएलआई प्लेटफॉर्म के बारे में, अलग अलग चीज़ें। लेकिन आपको बस याद रखना है कि ये जो यूएलआई प्लेटफॉर्म है ये डायरेक्टली लोन के रिगार्डिंग है, तो आपसे पूछना होगा यही पूछेगा, इससे ज़्यादा ये बातें नहीं करेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ था कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये चीज़ें एग्जाम में अगर डायरेक्टली आ जाएगी तो आपको पता नहीं होगा कि रिजर्व बैंक का भी कोई इनोवेशन हब है, तो ये है, और ये बेंगलोर के अंदर है, जो कि एनेबल करता है फ्रिक्शनलेस क्रेडिट टू द फार्मर एंड एमएसएमईज। तो इसमें कुछ खास था नहीं, बस ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब याद रखना, और यूएलआई प्लेटफॉर्म आपके लोन के लिए होता है। तो बस यही है, इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है भी नहीं। अब आगे चलते हैं, और इसमें बात किया हुआ है डायरेक्ट टैक्सेस है वो ब्रिंग करती हैं 57% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो जो हमारी गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू हो रही है उसमें 57% सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस से आ रही है। ये काफ़ी कंसर्निंग बात है भी, वो मैं आपको समझाऊंगा क्यों। तो इसमें बात किया हुआ है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू टोटल टैक्स रेवेन्यू क्लाइम टू 56.72% इन 23-24। ये पिछले 14 साल में हाईएस्ट है। तो ये फैक्ट आपको याद नहीं रखनी है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ऐड किया बताने के लिए कि ऐसे जो रैंडम फैक्ट्स आते हैं ये हर साल ऐसा जो सिनेरियो होगा वो बढ़ता रहेगा। अगर आपने पिछले साल का न्यूज़ पढ़ा होगा तो उसमें भी दिया था ये कि पिछले 13 साल में हाईएस्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको रटने की जो चीज़ें हैं वो ये है कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है 38.8%, और वहीं जो सेकंड नंबर पर कर्नाटका आ रही है वो मात्र 11.9% नहीं 12% के अप्रॉक्स। जहां महाराष्ट्र 39% दे रहा है तो कर्नाटका मामूली सा 12% दे रहा है, और दिल्ली आपका 10.5% के अप्रॉक्स दे रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी कंसर्निंग है, तो ये याद रखना। इसके अलावा अगर बात करें तो इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूशन, तो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो 6.64% है, इसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हुआ, और ये 43.28% ही है। आपको वैसे भी रहेगा यहाँ पे जब 56.72 आपका डायरेक्ट से आ रहा है तो बाकी जो इनडायरेक्ट है वो यहीं से आएगा। तो आगे चलते हैं, और इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे दिया है कि कंपैरिजन विथ हिस्टोरिकल डाटा, तो यहाँ बात किया है द लास्ट इंस्टेंस ऑफ हायर टैक्स डायरेक्ट टैक्स शेयर was FY10 at 60% टैक्स बॉयंसी इंडिकेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ टैक्स। तो ये कोई खास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे इग्नोर करो। हिस्टोरिकल फैक्ट्स जान के कुछ नहीं होने वाला इसके रिगार्डिंग इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी में ऑलरेडी जो चीज़ें होती हैं वो करंट से या फिर कुछ स्टैटिक डाटा होती है। यहाँ पे एक जो आपके लिए मैं कहा था कि इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग बातें वो ये है कि पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस। यहाँ पे FY24 में जो मार्क किया गया सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर वेयर पर्सनल टैक्स इनकम कलेक्शन 10 दशमलव सॉरी 10.45 लाख करोड़ एक्सीड कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस 9.11 लाख करोड़। ये अभी हमारी जो बजट आया था उसमें भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका मेंशन किया था। तो ये चीज़ें याद रख, कंसर्निंग इसलिए हो जाती है कि जो हमारा जो पर्सनल इनकम टैक्स यानी जो नॉर्मल हम लोग हैं, जो देश की जनता है जो कमा रही है, डेली रेगुलर इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं, वो लोग जो हमारे जो कॉर्पोरेट हैं, ये कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी, उनसे ज़्यादा पैसे एज ए टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ये चीज़ें काफ़ी कंसर्निंग है, गवर्नमेंट को इनके ऊपर टैक्स बढ़ाना होगा, लेकिन गवर्नमेंट इनके ऑलरेडी टैक्सेस कम की हुई है। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था गवर्नमेंट ने, और वहाँ पर उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को 22% कर दिया था, जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी थी। वहीं जो नई डोमेस्टिक कंपनीज बन रही थी उनके लिए मात्र 15%।
तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है और आप इसे मेंस में भी कोट कर सकते हो। तो आगे चलते हैं और यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है 1435 करोड़ पैन 2.0 प्रोजेक्ट। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था और इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा फेक र्यूमर्स फैलाए गए थे, तो इसमें पॉसिबल है कि इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दें। तो इसमें आपको याद रखने की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो प्रोसेस है ये मतलब इंश्योर करेगा कि जो पैन का जो आपको दिया जाता है वो चीज़ें कंप्लीटली पेपरलेस प्रोसेस के थ्रू हो। और इसका जो एम है टू इम्प्रूव एज ऑफ एक्सेस एंड प्रोवाइडिंग स्पीडी सर्विसेज डिलीवरी विथ इनहेंस्ड क्वालिटी। तो इसके बारे में बात है। इसके अलावा ये एक फैक्ट है जो याद रखना कि लोग कह रहे थे कि क्यूआर कोड अब लग जाएगा आपके पैन कार्ड में, और यही मिस इन्फॉर्मेशन बार बार फैलाई जा रही थी, लेकिन ये हमारे पैन कार्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट है 2017 और 18 से। तो ये फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है और याद करके रख लेना। और अंडर पैन 2.0 इट विल इनहेंस्ड विथ डायनेमिक क्यूआर कोड डिस्प्लेइंग द लेटेस्ट डाटा फ्रॉम पैन डाटाबेस। तो यही चीज़ है, इसमें थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई किया गया। और देश के अंदर करेंटली 78 करोड़ पैन्स इशू हुए हैं, जो कि 98% जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उन्हें कवर कर रहा है। तो यही था इसके रिगार्डिंग पैन 2.0 प्रोजेक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो अब हम बात करेंगे टैक्स कट में हैव सेव्ड 3 लाख करोड़ फॉर इंडियाज कॉर्पोरेट। तो ये भी काफ़ी कंसर्निंग बातें ही हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा और डिटेल में इसे समझ लेते हैं। ये ऊपर मैंने मेंशन भी किया था, तो ये उसी के रिगार्डिंग, इसमें कुछ खास है नहीं। तो यहाँ बात किया गया कि 2019 से पहले जो कॉर्पोरेट थे वो 25% का उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, जो कि डोमेस्टिक कंपनीज थी जिनका एनुअल टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा था। तो मतलब सॉरी 400 करोड़ तक था। वेल अदर पेड 30%, तो बाकी के लोग 30% पे करते थे और जो डोमेस्टिक कंपनीज थी वो 25% करती थी। लेकिन जो नई टैक्स रिजीम आई इसने कॉर्पोरेट टैक्स को 22% तक ला दिया था। तो यही चीज़ है और इसी कंसर्निंग की बात की जा रही थी। ऊपर मैंने इसी के बारे में बात किया था। इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर लार्ज कंपनीज ड्रॉप्ड फ्रॉम 30% टू 21.2% इन FY24। तो यही चीज़ है, पहले जो टैक्स रेट उनसे बड़ी कंपनियां से ली जाती थी 30% के आसपास, वो मात्र 21% रह गई है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और इसके बारे में आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि जो इंडिविजुअल्स के साथ किया जा रहा है, जो हार्ड अपने मेहनत से इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों से टैक्स ज़्यादा ली जा रही है, लेकिन इन बड़े बड़े कॉरपोरेट से टैक्सेस नहीं ली जा रही। इस बार तो थोड़ा रिलीफ दिया गया, लेकिन अभी ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को अभी जो छूट मिली है हम इंडिविजुअल्स को, उससे तो गवर्नमेंट का तो कुछ नुकसान ही हो रहा है, हम लोगों का भले फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट अब उन पैसों को लेके जो मतलब अभी बजट में ही था कि 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा गवर्नमेंट का, ये जो टैक्स की बेनिफिट दी गई है। तो आप एक बार खुद सोच के देखो, क्या ये 1 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट कहाँ से लेके आएगी? ये हमारे ही पैसे किसी और बहाने से हमसे ली जाएंगी। तो यही बात है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर विदड्रॉ 85,000 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये भी कंसर्निंग बात है। देश में अभी स्टॉक मार्केट की जो हालात है, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो तो आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल चल रहे हैं। हमें लोग लगभग 10 से 15% माइनस में हैं अभी के टाइम में। तो यहाँ बात किया गया फॉरेन इन्वेस्टर है कॉन्टिन्यूड सेलिंग इन इंडियन मार्केट्स। तो आपके लिए बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे वही है कि FPI जो है वो क्या होता है, ये पूछ सकता है, क्योंकि लगातार न्यूज में यही रहा है पिछले एक साल में। जब से 2023 का बजट आया, 2023 नहीं 2024 का बजट, उसके बाद से ही ये न्यूज में रहा है कि इंडियन मार्केट क्रैश हो रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये FPI इन्वेस्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ बात किया है एक्सेस प्राइजिंग, RBI बार्स 4 NFCs फॉर गिविंग लोन्स। तो यहाँ पे RBI ने 4 NFCs को जो उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि वो अब लोन नहीं दे पाएंगे, और इनमें जिनका नाम है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहन फाइनेंस सर्विसेज, DMI फाइनेंस और नावी फाइनेंस सर्विसेज फॉर सैंक्शनिंग एंड डिसबर्सिंग लोन्स ड्यू टू रूल वायलेशन इंक्लूडिंग एक्सेस प्राइजिंग। कंपनी में कंटिन्यू सर्विसिंग एग्जिस्टिंग टर्म्स, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन अब फ्यूचर में बाकी के लोगों को लोन्स नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। तो रेगुलेटरी वायलेशन जो NBFCs हैं उसके रिगार्डिंग बात की गई है। और यही चीज़ है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वेट एवरेज लेंडिंग रेट ये शो करता है कि एवरेज इंटरेस्ट रेट दैट अ कॉमर्शियल बैंक चार्ज ऑन अ लोन। तो यहाँ पे पास आपको यही चीज़ याद रखना कि एवरेज जो वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट्स है, इसमें कितना इंटरेस्ट एक कॉमर्शियल बैंक चार्ज कर सकती है एक पर्टिकुलर लोन के ऊपर। तो ये एक यूजफुल टूल है फॉर सेंट्रल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एक्सेस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन द इकोनॉमी।
तो आपके लिए बस ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा एनबीएफसीज के बारे में आप पढ़ सकते हो, हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो ऐसा कह नहीं सकते कि इस बार के न्यूज़ की वजह से वो पेपर में आएगा, क्योंकि ये हमेशा से ही न्यूज़ में रहता है एनएफसीज। तो आगे चलते हैं। जैसे आप सोचो कि आरबीआई हमेशा न्यूज़ में रहता है, अब आरबीआई से क्वेश्चन पूछ दे तो क्या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी का ये क्लेम करने लगे मैंने तो आरबीआई के बारे में डाला था, मेरे कोचिंग नोट से क्वेश्चन आ गए। तो ये ऑब्वियस नहीं है, आपको सिलेबस में पढ़ाया जाता है। अब कल को एनबीएफसी से क्वेश्चन आते हैं तो इसकी मैं तो नहीं जाऊंगा कहने कि मेरे बताए चीज़ों से पेपर में आए, क्योंकि काफ़ी ऑब्वियस है कि ये चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं तो इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलो अब आगे चलते हैं और यहाँ बात करते हैं एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर ऑफर स्किलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे बात किया गया कि एग्रीकल्चर जो है सर्विसेज सेक्टर जो है वो स्किलिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक स्टडी है जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ये प्रिपेयर किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और यहाँ पे बात किया गया है कि बेस्ड ऑन अबिलिटी ऑफ स्किल एजुकेशन एंड जॉब्स इन हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, तो इन्हीं के ऊपर इसने एक सर्वे किया और इसमें इसकी बात की गई है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है, बस द जॉब एट योर डोर स्टेप ऐसे यूजुअली पूछ दे तो आपको ऐसा अंदाजा नहीं होगा वर्ल्ड बैंक ने किया, लेकिन वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही किया गया, तो याद रखना। और यहाँ पे बात की गई है गवर्नमेंट टू फ्रेम सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉर गिग वर्कर्स, तो यहाँ पे दो टाइप्स के गिग वर्कर्स की बात की गई थी। एक होता है प्लेटफॉर्म गिग वर्कर और एक होता है नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर। तो इसके बारे में अगर बात करें कि जो लोग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला या फिर आप डेली ब्लिंकिट या फिर अलग प्लेटफॉर्म से जो चीज़ें ऑर्डर करते हो उन पे जो लोग काम करते हैं वो भी गिग वर्कर के पार्ट है, तो यही प्लेटफॉर्म गिग वर्कर की बात की जाए। जो वहीं जो नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स हैं दे आर जनरली कैजुअल बेस्ड एंड ओन अकाउंट वर्कर्स इन अ कन्वेंशनल सेक्टर एंगेज पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो वही कैजुअल बेस्ड ओन अकाउंट वर्कर्स जो कि नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स हैं, तो इनके लिए जो गवर्नमेंट है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करी। इंडिया जो है ये एक फैक्ट है जो याद रखना कि फिफ्थ लार्जेस्ट गिग इकोनॉमी है, इसमें इंडिया से आगे यूएस, चाइना, ब्राजील और जापान है, तो ये याद रखने की जरूरत है आपके लिए क्योंकि यहाँ ब्राजील का मेंशन किया गया। यूजुअली हम ये फैक्ट इग्नोर कर सकते हैं कि हम लोग सोचेंगे ब्राजील कैसे इंडिया से आगे हो सकता है, तो याद रखना ये। आगे चलते हैं और यहाँ बात करेंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ नॉट फॉलन, तो लेबर सर्वे का रिपोर्ट है और इसमें बात की गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल नहीं हुआ है। और अभी तक पिछले एक साल में अगर नॉर्मल आप सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमारे देश की जो नॉर्मल मीडिया है वो तो इन चीज़ों को कवर करेगी नहीं, पेपर में भी अक्सर आपको दिख जाता है, वो पेपर वाले भी थोड़ा बहुत सोचते हैं बच्चों के बारे में। तो देश के अंदर यूजुअली अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, लेकिन हमारा जो लेबर ब्यूरो है उसने एक सर्वे निकाला है और इसमें उसने कहा है कि देश में एम्प्लॉयमेंट रेट कम होने के बजाय बढ़ा है। तो यहाँ पे अगर इसकी हम बात करें तो देयर इज अ माइनर इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शोज नो ग्रोथ इन गिविंग जॉब्स कंपेयर टू द पास्ट ईयर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब्स बढ़े हैं, तो भाई जिसके पास नौकरी नहीं हुई वो खेती ही तो करेगा। अब दूसरी बात यहाँ पे बात किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यहाँ पे बात किया है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स हैज़ इम्प्रूव्ड, जो मॉस्पी है उसका कहना था कि रूरल एरियाज में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स जो है वो 2017-18 में 50.7% था, लेकिन 2023-24 में 63.7% हो चुका है। वहीं अर्बन एरियाज में 47 पहले था, 52 अब हो चुका है। तो ये था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए जो है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि 3.2% है। अब भले आप इससे एग्री ना करें, लेकिन पेपर में अगर कल को आता है तो आपको इसे मेंशन करना होगा। तो वहीं अगर बात करें तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन एग्रीकल्चर शेयर, तो ये ज़्यादा आपको ये फैक्ट रटने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि एग्रीकल्चर में बढ़ा है, वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, 3.2% है। तो ऐसे तो आप एग्री नहीं करोगे इस स्टेटमेंट से, लेकिन कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में हम आप, तो जो लिखा है वही मान लेते हैं। आगे चलते हैं कि यहाँ बात किया गया कि जो टू व्हीलर सेल है और ए प्रॉक्सी फॉर कंज्यूमर बेनिफिट कॉन्फिडेंस इंडियन मास मार्केट हैज नॉट रिबाउंस, तो जो टू व्हीकल जो हमारा सेल पहले जो होता था 2019 से टाइम में उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचा है, तो इसमें गिरावट आई है। और कल को ये स्टेटमेंट डाल भी सकता है क्योंकि यूपीएससी का तिरंगा सवाल पूछने का आदत है, ये पूछ सकता है कि क्या डू टू व्हीलर्स का जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कंटिन्यूअस बूम हुआ है कोविड के बाद से, तो ये काफ़ी गलत स्टेटमेंट होगा और इसे आप गलत ही समझना। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे बात किया गया कि 2027 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अभी इंडिया करंटली फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसकी जीडीपी $3.9 ट्रिलियन है। अब ये फैक्ट कुछ लोग
पेपर अगर आपने पीटी 365 पढ़ी तो उसमें भी दिया है, काफ़ी लंबा चौड़ा इसके बारे में डिस्कशन भी किया है। तो मैं इसको इसमें इसलिए ऐड किया हूँ कि इसे आपको इग्नोर करना, इसे भूल के भी नहीं पढ़ना। ऐसे जब स्टेटमेंट आपको दिखे काट दो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये चीज़ें पेपर में नहीं पूछने वाली, क्योंकि कोई मतलब नहीं है भाई। ये क्यों पूछेगा, आप खुद से सोच के बताओ मुझे कि क्या इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी? कोई गारंटी है इस बात की? कहीं से लिखा आ गया तो क्वेश्चन डालेगा यूपीएससी? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ये दिमाग में रहे तो ठीक है, और बाकी के आगे के जो चार हैं उससे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे ये वो चार कंट्रीज कौन है जो इंडिया से बड़ी इकोनॉमी है। तो आगे चलते हैं और यहाँ हम समझेंगे कि यहाँ दिया हुआ है कि वुमेन एंटरिंग लेबर फोर्स अर्निंग लेस देन दे डिड अर्लियर। तो जो भी वुमेन अभी के टाइम में वर्क फोर्स में इंटर कर रही हैं वो पहले कंपेयर में बहुत कम कमा रही हैं, और आपको ये स्टेटमेंट दिमाग में बैठाए रखनी है। और क्योंकि यूजुअली ये फैक्ट्स ही आने वाले हैं, आपसे डायरेक्ट टू द एक डाटा नहीं देना, अगर डाटा दिया वो क्वेश्चन गलत मार देना, क्योंकि ऐसे रेयर होते हैं कि वो डाटा दे दे। तो यहाँ पे अगर बात करें कि वुमेन जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो अभी के टाइम में 41% है, 41.7%। और इसके रिगार्डिंग अपोजिशन ने एक्यूज किया था, हमारी जो अपोजिशन है यूजुअली इनके ऊपर मीम्स बनते हैं, इनके बारे में कोई लोग उतना सीरियस लेते नहीं, लेकिन इनका कहना था कि अपोजिशन का कि 84% ऑफ दिस इंक्रीज इज एट्रीब्यूटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन। तो ये जो भी वुमेन है ये सेल्फ एम्प्लॉयड है और मेनी ऑफ देम एंगेज्ड इन अनपेड फैमिली वर्क। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि फैमिली का काम करिए जहाँ पे उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते, और इन्हें भी वर्क जो लेबर फोर्स में ऐड किया गया, जो कि काफ़ी गलत है, लेकिन अब किया जा रहा है तो इसके रिगार्डिंग क्या ही कर सकते हैं। हमारे जो एक कह सकते हैं कि बड़ी एजेंसीज हैं जो ये सर्वे करती हैं, वो अगर ये क्लेम कर रही हैं तो हमें भी मानना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम तो हमें उसी का देना। आगे चलते हैं और यहाँ पे एक नोबेल प्राइज़ मिला इस साल का इकोनॉमिक्स में, डेरॉन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। इन्होंने अपना एक रिसर्च किया था, हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट्स प्रॉस्पेरिटी। तो इसी के ऊपर इनका रिसर्च था और इसी के बारे की वजह से उन्हें इकोनॉमिक्स में एक कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ मिला है। और इसमें आपको बस सिंपल सा याद रखना है कि रिच नेशन पुअर नेशन के बारे में उन्होंने बात की थी इस रिसर्च में। तो यही था बस इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम बात करेंगे अ पिक्चर ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड इन इंडिया, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम। इन्होंने एक पेपर रिलीज किया और इसमें इसका जो टाइटल था, रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया स्टेट्स 1961 टू 2023 टू 2024। इट प्रेजेंट द शेयर ऑफ ईच स्टेट इन कंट्री इनकम पर कैपिटा इनकम कंपेयर टू ऑल इंडिया एवरेज। तो यहाँ पे इसने बात की हुई है इंडिया के सभी स्टेट्स के द्वारा जो इनकम की जा रही है उसकी, और पर कैपिटा इनकम उसकी भी। तो डाटा जो है वो बात करता है कि महाराष्ट्र जो है वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है देश के अंदर। ऊपर भी मैंने एक जगह दिखाया था कि 39% जो टैक्सेस हैं वो महाराष्ट्र में भरे जा रहे हैं, जो हमारे टैक्स रेवेन्यू के 39% हैं वो उनके द्वारा भरे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात की है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो महाराष्ट्र है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बताया कि मुंबई है वो रिच है, लेकिन जो विदर्भ है वो फार्मर के सुसाइड के लिए जाना जाता है। तो ये काफ़ी एक फैक्ट है महाराष्ट्र के रिगार्डिंग, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते होंगे कि एक तरफ तो बहुत रिच है, वहीं दूसरी तरफ वहाँ के किसान सुसाइड कर रहे हैं। बेटर परफॉर्म जो किया है वो वेस्टर्न और सदर्न रीजन्स के जो भी लोग हैं उन्होंने किया, वहीं जो वीक परफॉर्मेंस है वो ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स ने किया है। यूजुअली इन्हें बीमारू राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बातें की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो मैं भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे बात की गई है कि रिचर स्टेट आर नॉट रिसीविंग देयर फेयर शेयर ऑफ रिसोर्स फ्रॉम सेंटर। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये साउथ रीजन्स के जो भी लोग हैं, नेता हैं, वो क्लेम करते हैं कि हमें हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसे नहीं मिलते, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये गवर्नमेंट की एजेंसी है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, इनका भी कहना है। तो ये थी इसके रिगार्डिंग। अब अगर हम बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम जो ये है इस बॉडी के बारे में, तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इकोनॉमिक एडवाइस देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। स्पेशली इसमें प्राइम मिनिस्टर को अपना जो भी एडवाइस है वो देते हैं। इसके अलावा बात करें हम तो द काउंसिल सर्व टू हाईलाइट की इकोनॉमिक इशू फेसिंग द कंट्री टू जीओई Government of India foreign neutral viewpoint. It advised PM on economic issues like inflation, microfinance और industrial input। तो ज़्यादा इसके बारे में याद नहीं रखना, इसके बारे में बस ये पहली लाइन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि एडवाइस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर। तो ये थी इसके बारे में। और एक और फैक्ट इस आर्टिकल के बारे में जो याद रखना कि वेस्टर्न सदर्न रीजन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है और नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन वीक परफॉर्मर है। महाराष्ट्र ज़्यादा पैसे दे रहा है। बस ये था इसके रिगार्डिंग।
तो ज़्यादा चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है और ये नॉर्मल से फैक्ट्स याद रख के भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जैसा मैंने क्लेम किया है। टाइटल के थंबनेल में 20 नंबर तो आने हैं आपके करंट अफेयर्स में, तो उम्मीद करूंगा पेपर में इससे क्वेश्चंस आपको मिले। यहाँ पे बात की गई है कि मोस्ट स्टील इंपोर्ट फ्रॉम एफटीए नेशंस, ड्यूटी हाइक इन इफेक्टिव। तो गवर्नमेंट ने अभी, आपने रिसेंटली न्यूज पढ़ा होगा, तो स्टील के इंपोर्ट्स पे वो ड्यूटीज है वो हाइक बढ़ाया था, लेकिन जो हमारा स्टील का इंपोर्ट है वो तो एफटीए नेशंस के द्वारा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि और एफटीए क्या है, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसके दौरान कोई भी टैक्सेस नहीं ली जाती है। इंडिया अगर वहाँ कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो वो नहीं कोई टैक्स लेंगे, और वो अगर इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया भी उनसे टैक्स नहीं लेगा। तो इंडिया के जो 62% इम्पोर्ट्स है वो एफटीए कंट्रीज के थ्रू आ रही है, जो कि जीरो ड्यूटीज देते हैं, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक स्टील के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो जा रही हैं ये चीज़ें। तो यही बात थी इस आर्टिकल में, ज़्यादा कुछ है नहीं। यही है, जब आपको चीज़ें आसानी से समझाई जाती हैं तो आपको खुद ही लगने लगता है कि इसमें कुछ खास तो दिया नहीं था, फिर क्यों इतना हाइप बना। आपको इकोनॉमिक, मुझे उम्मीद है कि आपको अगर खुद से अगर कोई चीज़ें अगर आप पढ़ रहे थे वो, और इस वीडियो के थ्रू जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उससे आपको हेल्प फील हो रहा होगा। तो आगे चलते हैं और यहाँ बात करेंगे गवर्नमेंट अनफेज्ड बाई हाई इम्पोर्ट बिल एंड ट्रेड डेफिसिट स्पाइक्स। तो यहाँ पे अगर बात करें कि import supporting export, certain imports such as electronic components are essential for producing export ready finished good। और यहाँ पे बात किया गया 30 से 40 बिलियन डॉलर ऑफ इम्पोर्टेड जेम्स आर ज्वेल्स कंट्रीब्यूटेड टू एक्सपोर्ट वैल्यू एडिशन। तो 30 से 40 बिलियन डॉलर का जो इम्पोर्ट है वो हमारे देश के अंदर जेम्स और ज्वेलरीज की हो रही है। इसके अलावा मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट वो 15 से लेकर 17 बिलियन डॉलर है, और वहीं 10 से लेके 12 बिलियन का इंपोर्ट भी होता है उसके कंपोनेंट्स जो हैं। तो अभी मेक इन इंडिया जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी आगे एक न्यूज़ है, वो भी मैं कवर करूंगा। और तो वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि 2025 में उसके 10 साल पूरे होंगे। तो अभी चलिए आगे चलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे अगर बात करें हम थोड़ा सा और इसके आर्टिकल के रिगार्डिंग दिया है, इंडियाज प्राइमरी इम्पोर्ट इंक्लूड क्रूड पेट्रोलियम, कोल, पाम ऑयल, पल्सेस, थर्मल कोल एंड गोल्ड। तो इंडिया के जो प्राइमरी इंपोर्ट्स हैं वो यही चीज़ है। इसके अलावा इंडिया जो है वो मरीन और फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है। तो ये डाटा आपको रटने नहीं है, बस ऊपर ऊपर से अंदाजा रखने की जरूरत कि मरीन और फूड प्रोडक्ट्स का इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और वहीं पल्सेस और एडिबल ऑयल्स हैं उसके इंपोर्ट को सरपास करता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब आगे चलते हैं और यहाँ हम बात करेंगे इंडिया टी शुगर एक्सपोर्ट राइज सस्टेनेबिलिटी कंसर्न एट होम। तो इंडिया के अंदर जो टी और शुगर का एक्सपोर्ट हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सस्टेनेबल हमारे लिए जो चीज़ें कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें वो कम पड़ रही हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ अगर बात करें कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स, इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वाज वैल्यूड एट 53 डॉलर बिलियन डॉलर, सॉरी, 2023 में, अप फ्रॉम 8.7 बिलियन डॉलर इन 2004 से लेकर 2005 तक। एक्सिस फोल्ड इंक्रीज इज लेस देन 2 डेकेड्स। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो अभी के टाइम अगर देखें, आप कंपेयर करें कि पिछले अप्रॉक्स में 20 साल ले लें तो उसमें 6 टाइम्स बढ़े हैं। तो अब आगे अगर बात करें कि इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टी का, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो कंट्रीब्यूट करता है 10% ग्लोबल एक्सपोर्ट में। इसके अलावा अगर बात करें कि इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे 80% जो टोटल प्रोड्यूस होता है उसका कंजम्पशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने जो पढ़ा था कि टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो इंडिया के हैं वो यूएई है, रसिया है, ईरान है, यूएस है, यूके। तो ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है वो यूएई के अंदर कर रहा है अपने फूड प्रोडक्ट्स। वहीं यहाँ पे मिलेट्स के बारे में भी बात की गई है कि मिलेट्स आर रिसिलियंट, रिक्वायर फीवर इनपुट्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में और आप लगातार पढ़ भी रहे हो, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है नहीं। तो आगे चलते हैं और यहाँ पे बात करेंगे कि इंडिया वॉइसेस डिसेंट अगेंस्ट द ट्रेड बैरियर्स लिंक टू इमिशंस। तो यहाँ पे यू का सीबीएम जो उन्होंने लाया है, और इसमें वो जो काम कर रहे हैं उसमें ये 1 जनवरी 2026 से, सॉरी, ये जो उनका ईयू का सीबीएम है इसमें वो जो भी कंट्रीज उन्हें कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रही है, उनके देश में कोई चीज़ें ला रही है, तो वो उनके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे। और इस टैक्स लगाने का पीछे जो रीजन है उनका ये कहना है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो उससे क्लाइमेट को इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसी क्लाइमेट के इम्पैक्ट की वजह से आपके ऊपर ये चार्जेस लगेंगे। इसी को लेके इंडिया और बेसिक का बारे में बात करें तो इसमें ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। ये ग्रुप 2009 में फॉर्म हुआ था। तो इनका काम यही है कि
दे वर्क टुगेदर ऑन क्लाइमेट चेंज इशूज। तो ये क्लाइमेट चेंज के इशूज पे साथ में मिलकर काम करती है ये 4 कंट्रीज। और इनका कहना है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है और जस्टिफाइबल है कि ऐसे कोई देश उठ के उनके ऊपर टैक्सेस लगा दे रहा है ऐसे चीज़ों को लेके। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सीबीए हम ला रहा है, तो इसके बारे में अब आगे क्या अपडेट आती है वो देखना हो, क्योंकि जनवरी 1 2026 से ये चीज़ें अप्लीकेबल होने वाली है, ये सारे देशों के ऊपर टैक्सेस लगने वाली हैं। तो कुछ कुछ ऐसे ही यूनिक चीज़ें ये लोग यूरोप वाले लाते रहते हैं, बाकी कितना इम्प्लीमेंट होगा ये फ्यूचर में देखेंगे। तो यहाँ बात किया गई इंडिया मस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी टू वेस्ट बूस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। तो अभी इंडिया के टाइम के पास अपॉर्चुनिटी है कि टेक्सटाइल सेक्टर में बूस्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में हमारी अपोजिशन पार्टी ने बात किया। तो टोटल इंपोर्टिंग कंट्रीज, द टॉप 5 अप्रैल इंपोर्टिंग कंट्रीज वो यूएस, जर्मनी, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन है, जो कि 70% सिंथेटिक गवर्नमेंट और 30% नेचुरल फाइबर जो है वो इंपोर्ट करते हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है वो नेचुरल फैब्रिक्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और सिंथेटिक गारमेंट्स का जो है वो एक्सपोर्ट काफ़ी कम करता है। तो इसी के बारे में बात की गई है हमारे ओपोजिशन द्वारा। उतना कुछ खास है नहीं ये आर्टिकल, बाकी मेंशन थे तो आपके लिए लाना जरूरी है, वरना आप भी कहोगे कि आप ऐसे आर्टिकल्स क्यों नहीं उठाते हो। और यूपीएससी का भी कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। तो व्हाट हैज़ इंडिया मेक इन इंडिया अचीव्ड, तो यही बात मैं आपसे ऊपर कर रहा था कि मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे हो चुके हैं और इससे क्या हमें फ़ायदा हुआ है, वही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि जब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आया था तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला कि टू राइज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर इन जीडीपी टू 25%, जो कि अर्लियर 14 से लेकर 15% थे। वहीं अगर बात करें तो वो क्रिएट करना था 100 मिलियन एडिशनल इंडस्ट्रियल जॉब। तो 2025 तक का इनका टारगेट था। और इसके रिगार्डिंग नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स एनएएस इसने बात की गई है, द मैन्युफैक्चरिंग रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट हैज slowed down from 8.1 during 2001 to 2012 to 5.5 during 2012 एंड 23। तो यहाँ पे वही बात की कि जहाँ पे इन्होंने क्लेम किया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये चीज़ें बढ़ाएंगे, तो इन्होंने और कम ही कर दिया बढ़ाने की बजाय। वहीं अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का जीडीपी जो है, जीडीपी में शेयर वो पिछले 3 डेकेड से एक जगह पे ही रुका है, 15 से 17% पे। तो इससे भी कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जो कि काफ़ी बड़ा ये इनिशिएटिव था इंडिया का मेक इन इंडिया, लेकिन काफ़ी बुरी तरीके से फेल हुआ। अब अगर हम बात करें कि जो एम्प्लॉयमेंट हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में देना था वो भी डिक्लाइन हुआ है। तो जहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे कि हम 100 मिलियन जॉब्स देंगे, वहीं ये लोग और कम हो गए। पहले तो ये 12% तक देते थे, अभी 11.4% आ गए। तो आपको याद रखना है ये अभी तक आपने अगर पूरा ये हमारा करंट अफेयर पिछले कुछ देर से जो चल रहा है इसमें अगर मैंने पढ़ा हुआ है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आए। तो आपको ये याद रखना कि इस बार के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कोई ना क्वेश्चन क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ये याद रखना आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि बहुत बुरी तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो फेल हुई है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी स्टेटमेंट आया और कोई निगेटिव स्टेटमेंट आता है, आपको कुछ भी नहीं आता, कोई फैक्ट नहीं आता है, लेकिन अगर उनकी बुराई हो रही है किसी स्टेटमेंट में तो आप उसे टिक मार देना, क्योंकि मैक्सिमम चांस है वो सही होने की, क्योंकि जितने भी आर्टिकल हमने पढ़े हैं उसमें इनकी बुराई ही की गई है। तो यही थी बात। अब आगे चलते हैं अगले स्टेटमेंट पे। मेक इन इंडिया का जो ये 2 ऑब्जेक्टिव थे दोनों ही फेल हो चुके। तो यही था, इसके बारे में याद रखना। ये दोनों ऑब्जेक्टिव याद रखने आप कि क्या ऑब्जेक्टिव थे, ये पूछ सकता है। 10 साल पूरे में क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अब यहाँ बात किया कि इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस रेटिंग कैन बूस्ट बिजनेस ग्रोथ। तो यहाँ जो न्यूज है कि विथ अ ग्लोबल पुश टुवर्ड सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग ईएसजी रेटिंग्स आर बिकमिंग अ डिसिसिव फैक्टर इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। तो अभी के टाइम में जो भी बिजनेसेस हैं वो कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले वहाँ के इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस वाली चीज़ों को देख रहे हैं। पहले तो यूजुअली गवर्नेंस वाले फैक्टर देखते थे और ट्रांसपोर्ट का देखते थे, लेकिन अभी के लोग कंसर्न है इन्वायरमेंट को लेकर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेबी ने एक स्टेप लिया है, ये इंपॉर्टेंट रखना कि सेबी ने लिया है। सेबी यूजुअली जो चीज़ें हैं वो मार्केट रिगार्डिंग काम करता है, लेकिन यहाँ पे उसने इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें की है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है ईएसजी प्रिंसिपल किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है इंडिया के अंदर, तो ये सेबी के द्वारा किया गया और यही एक फैक्ट है जो आपको याद रखने की जरूरत है, ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत है नहीं। द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR फ्रेमवर्क, ये भी याद रखना है। फॉर टॉप 1000 listed entities in a landmark move that aims a standardizing ESG disclosure across the board। तो ये टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी ने ये नियम लाई हैं।
तो बस इतना ही याद रखना ईएसजी प्रिंसिपल के बारे में। अब आगे चलते हैं और यहाँ हम बात करेंगे देयर इज अ स्टार्टअप रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है वो ग्लोबली, तो इसमें अगर हम बात करें कि इंडिया का जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट है वो ग्रो हुआ है। 2023 में ये 68,000 थे, लेकिन अभी के टाइम में 1,80,000 हो चुके हैं। इंडिया के अंदर टोटल 111 यूनिकॉर्न्स हैं और इनका वो एलिवेशन जो है वो 350 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स में। अगर हम बात करें कि की इनिशिएटिव्स जो रही हैं ड्राइविंग इंडिया इनोवेशन ग्रोथ, उसमें निधि प्रोग्राम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी निधि प्रोग्राम को, और इसमें बात किया गया है नेटवर्क फॉर टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबरेटर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर पार्क्स अक्रॉस द कंट्रीज। तो इनका काम ही यही रहा है, ये दो चीज़ों का इस्टेब्लिशमेंट कराना निधि प्रोग्राम के थ्रू, और नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर और इंटरप्रेन्योर पार्कर्स। तो ये था, और दूसरा था अटल इनोवेशन मिशन। तो इसके अंदर भी इस्टेब्लिश किया गया है 4,880 अटल थिंकरिंग लैब्स जो कि अक्रॉस मोर देन 650 डिस्ट्रिक्ट, जो कि प्रोवाइड करेंगे टूल्स जो कि 2 मिलियन बच्चों तक। तो यही था बात, ये दो मिशन, आप दो इनिशिएटिव है, निधि प्रोग्राम और अटल इनोवेशन। तो अटल वाला तो यूजुअली बच्चों को फोकस है, वही निधि प्रोग्राम जो मेन इंटरप्रेन्योर्स के लिए पार्क्स क्रिएट कर रही है। तो ये चीज़ें थी। अब अगर हम बात करें कि इंडिया ग्लोबल रैंकिंग्स और इनिशिएटिव के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, तो इंडिया इज नाउ टॉप इनोवेटिव लो मिडिल income company in the world. India's first rank is among 37 economies. तो अब बात करें इसमें, तो ये जो 37 इकोनॉमीज थी, इसमें 10 जो थी वो सेंट्रल और सदर्न एशिया थी। इंडिया के कुछ रैंक्स दिए हुए हैं यहाँ पे। बात किया कि इंडिया 5th इन आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट, 6th इन वर्ल्ड वेंचर कैपिटल रिसीव, 11th इन ग्रेजुएट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, और 13th इन ग्लोबल कॉर्पोरेट R&D इन्वेस्टमेंट। तो आपको याद रखना, याद रखो, ना रखना ना रखो। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, और अभी आपने कुछ दिन पहले ही हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं, आप बताओगे मुझे कि उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या पेपर पढ़ रहे हो या फिर न्यूज़ से अपडेट रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। उनका कहना था कि हम लोग फालतू के चीज़ों में ज़्यादा इनोवेट करें, ज़्यादा स्टार्टअप हैं जोमेटो स्विगी जैसे, ना कि कोई रोबोट्स एआई जनरेट कर रहे हैं। तो वो कौन मिनिस्टर थे और उनका कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा पोर्टफोलियो है, वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करने वाले हो। तो आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं इंडस्ट्री 5.0 के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग जो सुदीप्ता घोष हैं, पार्टनर ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स लीडरशिप पीडब्ल्यूसी इंडिया, इन्होंने बात की है और इन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री 5.0 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक डिफाइनिंग मोमेंट हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और इसमें जो है वो क्रिएट करेंगे एक सिम्बायोटिक रिलेशन जो ह्यूमन है उनके और टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उनके बीच में। तो इसके रिगार्डिंग क्या बात है वो अगर हम जाने कि एमएसएमईज को लेके हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया एक ऑर्डर इशू किया है, और इसमें उन्होंने जो मशीन्स की सेफ्टी है उसके ऊपर बात की गई है, कुछ न्यू सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनके बारे में बात की है। तो इस जो ऑर्डर है वो ये है, मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ्टी ओमनी बस टेक्निकल रेगुलेशन ऑर्डर 2022, इसके बारे में बात की गई है। और ये जो इशू किया गया है वो इशू किया गया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। यूजुअली लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को लेके या फिर होम मिनिस्ट्री को लेके। तो याद रखना कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। और अभी के टाइम में जो हमारी एमएसएमईज है वो ISO 9001 नॉर्म्स को फॉलो करती है, जिसमें कोई भी सेफ्टी का कंसर्न के बारे में बात नहीं की गई है। लेकिन ये जो अभी ऑर्डर आया इसके अंदर नई सेफ्टी के नॉर्म्स इशू किए गए जो कि मोस्ट मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंक्लूडिंग पंप्स, क्रेन्स और कंप्रेशर्स। तो इनके रिगार्डिंग ही कुछ सेफ्टी नॉर्म्स होंगे जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, पंप है, क्रेन है, कंप्रेसर है। तो जैसा कि आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी और यूजुअली पेपर में पढ़े होंगे, एक मैं काफ़ी फेमस आपको न्यूज़ बतलाऊंगा, आप उससे रिलेट कर लोगे क्या दिक्कत थी। तो आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना होगा जो कि 1984 में हुआ था। उसके अंदर क्या रीज़न था आप सभी को अगर पता हो कि जो वहाँ की जो इक्विपमेंट्स थी वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, जिसके कारण ये ट्रेजेडी हुई थी। तो वैसे ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अभी के टाइम में ये लाई है जिसमें जो सारे इक्विपमेंट्स हैं उन्हें चेक किया जाएगा और उसी के रिगार्डिंग ये ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा एक और चीज़ रही है कि डायमंड सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस फील किया है। अभी पिछले कुछ टाइम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ पिछले 3 साल में, और इसके पीछे का रीज़न अगर आपको पता हो या ना पता हो मैं बतला देता हूँ कि लैब ग्रोन जो डायमंड्स हैं उनकी बात है कि जो लैब में
जो डायमंड्स ग्रो किए जा रहे हैं, उसी की वजह से अभी के टाइम में जो डायमंड सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा जो बैकलैश या फिर जो एक तरीके से डिक्लाइन फील कर रहा है, या फिर जो भी समझना समझो, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कई बार वर्ड्स कम पड़ जाते हैं बात करते करते, तो आगे चलते हैं। और यहाँ बात किया गया बायर्स फोरम है वो अर्ज किया है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर को इंटरवेन करने के लिए रियल इस्टेट सेक्टर में। तो आखिर ये रियल इस्टेट सेक्टर में इन्हें इंटरफेयर करने की बात क्यों की जा रही है, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, रेरा एक्ट 2016 का वो। तो इसकी जो बात की गई है, ये जो इसका मेन एम है कि रेगुलेट करना रियल इस्टेट सेक्टर, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी। अगर हम बात करें कि जो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है रेरा, जो एक्ट जो प्रोवाइड करता है फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश रेराज, तो ये एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को इस अथॉरिटी के फॉर्मेशन का पावर देता है। इसके अलावा जो रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल है, डिसीजन ऑफ रेरा कैन बी अपील्ड इन दिस ट्रिब्यूनल। तो ये जो अथॉरिटी कोई डिसीजन लेती है और आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप यहाँ पे इस ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। तो यहाँ पे अपील की भी सुविधा है। इसके अलावा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट्स विथ मोर देन 500 स्क्वायर मीटर और मोर देन 8 अपार्टमेंट मस्ट रजिस्टर्ड विथ रेरा। तो ये भी बात की गई, ये पूरे इंडिया के हर स्टेट और यूटीज में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट नागालैंड। तो ये भी याद रखने की जरूरत है। और यहाँ पे एक और बात की गई है कि प्रमोटर कैन नॉट डिमांड मोर देन 10% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट एज एडवांस बिफोर साइनिंग अ सेल एग्रीमेंट। तो कोई भी प्रमोटर है वो 10% से ज़्यादा प्रॉपर्टी का कॉस्ट आपसे बिना साइन का नहीं मांग सकता, इसकी बात की गई है। यहाँ पे फंड सेफगार्ड, जो कि डेवलपर मस्ट डिपॉजिट 70% ऑफ बायर्स फंडिंग एस्क्रो अकाउंट। तो ये एस्क्रो अकाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार और मैं इसे क्लीन कर देता हूँ आपके लिए। एस्क्रो अकाउंट, इसे याद रखना। ये क्या है, तो ये रियल एस्टेट से एसोसिएटेड है, जिसमें डेवलपर्स जो हैं वो बायर्स का 70% का फंड डालेंगे। तो वो डालते क्यों है आपको पता होगा, गवर्नमेंट को उस पर टैक्स लेना, इसलिए वो वहाँ डलवा रही है। तो आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। इससे जो लोग बायर्स हैं उनकी भी सिक्योरिटी बनी रहती है। जब पैसे सही जगह जाते हैं तो तब लीगल हो जाते हैं ना पैसे। जब टैक्स लगता है किसी पैसे पे तो लीगल मनी हो गया फिर। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करेंगे कि ट्रेवलिंग बिहाइंड द कर्व, इंडिया फॉरेन टूरिस्ट अराइवल आर एट टू टच प्री कोविड लेवल। तो इंडिया के अंदर फॉरेन्स का जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं वो जो प्री कोविड यानी कोविड से पहले जो हमारे देश के अंदर टूरिस्ट आते थे वो काफ़ी कम है, और अभी तक उस लेवल में नहीं पहुंच पाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। और इसके पीछे क्या रीज़न है, वो तो जैसे पॉल्यूशन हो गया, क्योंकि मेजर सिटीज़ जो हैं इंडियाज़ की वो पॉपुलेशन से सफ़र कर रही हैं, आप सभी को पता है। दूसरा रीज़न शायद यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप, गंदी पॉल्यूशन हो गया। दूसरा सेफ्टी कंसर्न उन्हें फील हो रहा, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ से वायरल हो रही हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट के ऊपर कुछ स्कैम्स हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर टूरिस्ट कहाँ से आ रहे हैं। टॉप कंट्रीज फॉर इनबाउंड टूरिस्ट, नहीं है यहाँ पे बात किया गया कि किन किन कंट्रीज द्वारा इनबाउंड किया जा रहा है टूरिस्ट को। तो बांग्लादेश 21% है, यूएस 17.6, यूके 9.8। ये हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री ने डाला है, तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है तो कर लो, नहीं है तो नहीं करो। वैसे कुछ खास है नहीं। मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसे कोट कर सकते हो आप इन्वायरमेंट के पेपर में कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है पॉल्यूशन का, तो इससे टूरिस्ट भी कम हो रहा है और आप इसे आसानी से डाल सकते हो। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ बात किया गया है कि स्ट्रेस फैक्टर फॉर इंडियन रेलवे। तो यहाँ पे कवच सिस्टम जो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है देश के अंदर, इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट भी हो रहे हैं जिनमें कवच सिस्टम को मांग की जा रही है। और सबको पता है कि कवच सिस्टम की ज़रूरत है रेलवेज के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, लेकिन इन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि इसका जो कॉस्ट है, तो इसका कॉस्ट जो होता है वो होता है 50 लाख पर किलोमीटर और 70 लाख पर लोकोमोटिव। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। अब बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कवच क्या होता है, तो वो भी मैं थोड़ा सा इन डिटेल आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये जो कवच है ऑटोमेटिक ट्रेन ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। आपको बस ये याद रखना है कि ये जो प्रिवेंट करता है कोलिजन ऑफ ट्रेन्स बाय ट्रैकिंग ट्रेन्स लोकेशन, एक्टिवेटिंग अलार्म और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग। तो ये याद रखना कि ऑटोमेटिक ब्रेक लगले जाते हैं। तो ये चीज़ें थी इसके रिगार्डिंग। इसके बारे में और अगर बात करें तो फ्रेट सर्विसेज यानी ये मालगाड़ी की बात कर रही है। इसमें अगर बात करें तो इंडिया रेलवे का जो रेवेन्यू है वो 65% मालगाड़ी के थ्रू आता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा क्या जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है आपका कोल, यानी 50% रेवेन्यू कोल के थ्रू आता है, जो कि फ्रेजिट सर्विसेज का पार्ट है, जो कि 65% रेलवे में कंट्रीब्यूट करता है।
तो ये था आपके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इंडियन रेलवे का एक और न्यूज़ है, तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि इंडियन रेलवे काफ़ी न्यूज़ में है और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो अब अगर बात करें तो इसमें बात किया कि इंडियन रेलवे टू ओवरऑल एजिंग सिग्नलिंग सिस्टम फॉर अ बेटर सेफ्टी। तो यही जो पुरानी हमारी सिग्नलिंग सिस्टम है उसके रिगार्डिंग ये है। यहाँ पे न्यूज़ में क्या है कि रेलवे हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस सिग्नल एसेट दैट हैव आउटलिव्ड देयर कोडल लाइफ। तो यहाँ पे कोडल लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे वही बात की गई, जो पुराने सिग्नल्स हैं उन्हें अब रिप्लेस किया जाएगा। तो यहाँ पे जो और बात है कि बाय रोलिंग आउट अ प्लान फॉर रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस इफेक्टिवनेस प्राइम, जो कि नाम है ये याद रखना। रेलवे एम एट इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम विच वेयर वाइटल फॉर सेफ ट्रेन ऑपरेशन। तो ये प्राइम पूछ सकता है डायरेक्ट कि किससे एसोसिएटेड है, तो इंडियन रेलवे से एसोसिएटेड है, जिसमें वो सिग्नलिंग सिस्टम्स को बेटर करने की कोशिश करेगी। तो आगे अगर बात करें तो इसमें और एक चीज़ जो मैंने ऊपर मेंशन की, कोडल लाइफ की बात की गई है। तो कोडल लाइफ कुछ नहीं होता, बस एक सिंपल चीज़ है कि कोई भी चीज़ टेक्निकल चीज़ें बनती हैं तो उनका एक होता है कि एक फिक्स वैलिडिटी हो। जैसे कोई मेडिसिन है उसका भी एक्सपायरी डेट है, तो वो भी ये भी जो ये गैजेट्स हैं इनका एक एक्सपायरी डेट है, उसी की बात की जा रही है। अब आगे चलें और यहाँ पे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। यहाँ बात किया गया है कि डिज़ाइन ऑफ इंडिजीनियस हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट एट टू बी फाइनलाइज मिनिस्टर टेल्स लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर बात की गई है और यहाँ पे बोला गया है कि डिज़ाइन ऑफ इंडिजीनियस हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडरटेकन बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन कोलैबोरेशन विद भारत अर्थ मूवर लिमिटेड एट टू बी फाइनलाइज। तो बीएमएल का एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसके अंदर ये हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट बनाने का काम कर रहे थे, जिसकी वर्थ है 866.77 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेन विथ एट अ टेस्ट स्पीड ऑफ 280 किलोमीटर पर आवर। इसे खत्म करने का जो शेड्यूल है वो किया गया है कि 2026 तक ये ट्रेन्स आ जाएंगी। तो देखते हैं आने वाले टाइम में ये पूरा होता है नहीं। आपके लिए ये चीज़ मैं बीच बीच में बार बार मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके आर्टिकल्स में दिए हुए हैं, आपके पीटी 365 में दिए हैं, तो मुझे भी दिखाना पड़ रहा है आपको। अब आगे चलें और यहाँ पे सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की बात की गई है कि वाई मोस्ट कंट्री प्रीफर नॉट टू होल्ड ऑक्शंस। तो क्यों बहुत सारी कंट्रीज ऑक्शंस नहीं करवाना चाहती हैं इन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम्स की बात करें, तो इसमें आपके लिए बहुत सारे डिटेल्स हैं, बहुत सारे कुछ लिखा है, आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बात करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उसमें आपने आज तक सिर्फ स्पेस एक्स का स्टारलिंक सुना होगा, लेकिन अमेजॉन का क्यूपर सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम भी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। और यहाँ बात किया गया कि गवर्नमेंट क्लैरिफाइड दैट सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम विल बी एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिवली नॉट ऑक्शन। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव के थ्रू किया जाएगा, तो यही बात थी। और इसमें टेलीकॉम सेक्टर्स एंड सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स आर इंगेज इन डिस्कशन ऑन रेगुलेटिंग सर्विसेज लाइक स्पेसएक्स और अमेजॉन। तो इन्हीं के बारे में बात है थोड़ी सी। और अगर थोड़ा सा समझे इसके बारे में हम, तो यहाँ पे सेक्शन 4 ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन एक्ट 2023 मैंडेट करता है टेलीकॉम स्पेक्ट्रम्स के ऑक्शन को। तो इसके थ्रू इसे मैंडेटरी किया गया, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं फॉर एंट्रीज लिस्टेड इन फर्स्ट शेड्यूल वेयर असाइनमेंट विल बी डन एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो जो फर्स्ट शेड्यूल में चीज़ें लिखी गई हैं उनकी रिगार्डिंग कुछ चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिवली मेजर किया जाएगा या प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है मीन्स असाइनमेंट विदाउट एन ऑक्शन वेल ऑक्शन इन्वॉल्व अ बिड प्रोसेस। तो ऑक्शंस में बिड प्रोसेस होते हैं, सबको पता है, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है इसमें बात की गई है कि यहाँ पे ऑक्शंस नहीं होंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन आस्क्ड ट्राई विथ डेवलपिंग अ मेथोडोलॉजी फॉर स्पेक्ट्रम असाइनमेंट। तो हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है उन्होंने ट्राई को बोला है एक मेथोडोलॉजी को डेवलप करने के लिए जिससे वो स्पेक्ट्रम्स को प्रोवाइड कर सकें। तो आगे चलें और इसके बारे में अगर बात करें कि रेशनल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ सेट फॉर्म स्पेक्ट्रम। तो अगर इसके बारे में बात करें कि ऑक्शन और एलोकेशंस के बीच में की डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पे एक फैक्ट आपको मैं बताना भूल गया था, वो मैं आपको बतला देता हूँ। यहाँ पे वही बात है कि जियो जो है वो अर्ज कर रहा है कि इसको ऑक्शन किया जा रहा है, वहीं एलन मस्क जो कि है वो स्टारलिंक के फाउंडर है, उन्होंने अपोज किया है ऑक्शनिंग का। क्योंकि इसके पीछे का रीजन यही है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे ऑक्शंस में, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है इंडिया के अंदर जियो वो तो अपना सुपीरियर पावर दिखलाएगा और उसे ज़्यादा चांसेस हैं ऑक्शन में बेटर पोजीशन मिलने का। वहीं जो विदेशों से आ रहे हैं
उनके पास चांसेस नहीं होंगे इसमें आने का, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और इंडिया का रैंक 4th है ग्लोबली सेटकॉम इन्वेस्टमेंट में। तो आपके लिए बस यही हो जाता है। और यहाँ पे सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इज नॉट एक्सक्लूसिव, कैन बी यूज बाय मल्टीपल ऑपरेटर। तो यही जो चीज़ है कि कोई भी ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, ये बहुत सारे ऑपरेटर्स सेम एरिया के अंदर इसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे हम इसमें और थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे के आसपास हो चुका है। तो यहाँ अगर बात करें कि वाई इंडिया G6 स्पेक्ट्रम डायलेमा इज अफेक्टिंग PS5 प्रो कंसोल लॉन्च इन इंडिया। तो जो PS5 प्रो जो है उसका लॉन्च इंडिया में नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंडिया ने जो 6 गीगाहर्ट का स्पेक्ट्रम का है वो अलाउ नहीं किया हुआ है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो अगर हम जाने, तो यहाँ पे इंडिया और चाइना दोनों ने ही इसमें वाईफाई के लिए जो 6G स्पेक्ट्रम है उसे अलाउ नहीं किया है। और जिसकी वजह से जो हमारा प्ले स्टेशन 5 प्रो गेम है जो कि उन कंट्रीज के अंदर नहीं चल पाएगा जहाँ पे ये बैंड एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है कि इंडिया ये अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज है, इसमें क्लाइमेट को लेके भी कुछ इश्यूज बताई जा रही हैं। इंडिया के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो आपको मैं बतला दूं कि इंडिया के अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया के अंदर अगर मैं आपको बतलाऊं तो जी जो हमारा इसरो है वो सॉरी जो हमारा इसरो है वो 6G हर्ट स्पेक्ट्रम जो है उसे यूज करता है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए ये यूज में नहीं है। तो ये याद रखना। आगे चले अब, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम बात करेंगे कैबिनेट अप्रूव 11,000 करोड़ स्कीम फॉर ई मोबिलिटी पुश। तो इसमें क्या बात की गई है, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिजोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट टू प्रोवाइड फॉर अ procurement for e-buses, setting up more than 72,000 चार्जिंग स्टेशन फॉर ईवी बैटरीज। तो ये उसी की बात कर रही है कि ईवी बैट जो ईवी की तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा बात कर रही है, लेकिन उनके लिए चार्जिंग फैसिलिटीज़, उनके लिए चार्जिंग स्टेशंस का फॉर्म भी करना इंपॉर्टेंट है। तो उसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने ये पैसे अप्रूव किए गए। Government initiatives such as relaxed FDI norm and establishment of Khanij Videsh India to secure critical minerals and reducing reliance on importing। तो importing कम करने के लिए इंडिया ने जो एफडीआई का नॉर्म्स है उसे रिलैक्स किया है, और खनिज विदेश इंडिया जो कि सिक्योर कर रहा है विदेशों के अंदर भी जाके इन चीज़ों को, क्रिटिकल मिनरल्स को। अभी इंडिया के अंदर अगर बात करें तो तमिलनाडु इमर्ज एज इंडिया लीडिंग ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब कंट्रीब्यूटिंग 40% ऑफ ईबी आउटपुट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो जाता है कि तमिलनाडु जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है देश के अंदर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब में, जहाँ पे वो 40% ईबी के आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर बात करें, स्कीम विल बी लेड वैलिड फॉर 2 ईयर्स, ये 2 साल की स्कीम है, एंड ऑफर करेगा सब्सिडी और डिमांड इंसेंटिव फॉर टू व्हीलर्स जो कि ई इलेक्ट्रिक है, 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक और ई एम्बुलेंस ई ट्रक्स टू द बायर। इट एलोकेट फंड फॉर ईवीज एंड स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर सेफ टू। तो ये वही है नॉर्मल, आपको उतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत है नहीं, आपको बस पीएम ई ड्राइव की याद रखने की ज़रूरत है। और तमिलनाडु ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये मैं ये चीज़ें पढ़ इसलिए रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लग रहा होगी ये चीज़ें क्यों बतला रहा हूँ, लेकिन जब मैं कोई टॉपिक खत्म कर रहा हूँ तो आपको एक समराइज भी कर दे रहा हूँ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आ रही होगी। तो जैसा ये आपका था ई मोबिलिटी पुश के बारे में, यहाँ पे आपके लिए 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो जो चीज़ें यहाँ पे 2 व्हीलर्स के लिए है, 3 व्हीलर्स के लिए, एम्बुलेंस के लिए, ट्रक्स के लिए, कार्स की बात नहीं की गई है, ये याद रखना। मैं ये बताना मिस कर दिया था इसलिए दोबारा से आपको समझा दे रहा हूँ। और तमिलनाडु आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 40% ईवी का आउटपुट वही कर रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो हमारे पीएम साहब हैं वो पीएम गति शक्ति को है वो फॉर फास्ट ड्राइविंग फास्टर डेवलपमेंट, तो उसके लिए तेजी से काम जो कर रहा है पीएम गति शक्ति, उसके लिए उसे तारीफ किया उन्होंने। और इसी के बारे में बात करते हुए कुछ चीज़ें की गई है कि अंडर पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 2021 टू प्रोवाइड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू द वेरियस इकोनॉमिक जोन। तो इसके रिगार्डिंग कोई खास है नहीं, आपको यहाँ पे बस पीएम गति शक्ति पोर्टल मॉनिटर करता है रियल टाइम प्रोग्रेस, प्रोवाइड विजुअल डिपिक्शन ऑफ एनपीएम। तो आपके लिए बस एक फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है नेशनल मास्टर प्लान। डायरेक्ट पूछ सकता है ये किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है, किस गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर आता है। तो यूजुअली पीएम गति शक्ति 1-2 साल पहले न्यूज़ में था, तो आप इसे मिस कर सकते हो, आप सोचोगे कि अभी गवर्नमेंट की जो नई स्कीम्स आई है उसका पार्ट हो सकता है।
तो ये याद रखना कि पीएम गति शक्ति का ये पार्ट है, और अभी के टाइम में पीएम ने इसका मेंशन किया तो इसलिए न्यूज़ में रह सकता है ये। तो यही था इसके रिगार्डिंग। अब हमसफ़र पॉलिसी की अगर बात कर लें हम, तो इसमें जो है हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया है हमसफ़र पॉलिसी, जिसमें टू इनहेंस कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन हाईवेज, तो नेशनल हाईवेज पे ट्रैवल करने के लिए ये चीज़ें होगी जिसमें आपको ज़्यादा कन्विंसिंग मिले। और यहाँ पे जो गोल है वो फैसिलिटेट करना स्मूथ सेफ प्लेजेंट जर्नी फॉर कम्यूटर, इस्टेब्लिशिंग हाई क्वालिटी फैसिलिटीज अलोंग नेशनल हाईवेज। और इसके लिए नेशनल हाईवे राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो अब क्या पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो वो डायरेक्ट हमसफ़र पॉलिसी पूछ सकता है। और हमसफ़र नाम की ट्रेन चलती है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। आप क्या पता उसमें रेलवे का ऑप्शन है और रेलवे मार दो। तो याद रखना ये एनएचआई का प्रोग्राम है, रोड्स और हाईवेज के लिए है। इसके अलावा एक राजमार्ग यात्रा नाम का मोबाइल ऐप है जो कि नेशनल हाईवे के लिए। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ मैं एनर्जी के रिगार्डिंग में कुछ न्यूज आई है तो उसकी भी बात कर लेता हूँ। तो सेंटर प्लान्स टू बूस्ट 2G एथेनॉल प्रोडक्शन, सेटअप एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू रिड्यूस इंपोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको ऊपर से मैं कुछ चीज़ें बतला देता हूँ, फिर आपको इसको समझाने की कोशिश मैं करूँगा। तो जैसा कि आपको 2G के बारे में अगर पता होगा, जो ये 2G एथेनॉल है, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं राइस स्ट्रॉस और के थ्रू। और ये कन्वेंशनल मोलैश शुगर कैन जो है उसको अपोज करते हैं। तो इसके लिए राइस स्ट्रॉ का प्रोडक्शन होता है। और इसमें बात करें कि इन 2021 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सेटअप 2G एथेनॉल प्लांट इन पानीपत दैट यूज राइस स्टबल एज अ फीड स्टॉक। जो नीति आयोग का एस्टीमेट है उसके रिगार्डिंग, इंडिया विल नीड 13.5 बिलियन लीटर ऑफ एथेनॉल एनुअली बाय 25-26। तो 2025-26 तक इतना हमें जरूरत पड़ेगा। Of this, about 10.16 billion liter will go toward meeting the fuel blending mandate of E20। तो इतने फैक्ट्स आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस ये याद रखना है 2G कैसे प्रोड्यूस होता है, राइस स्ट्रॉ के थ्रू। नीति आयोग का क्या एस्टीमेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि एक इंजाइम होता है जिसके द्वारा इसे बनाया जाता है। अब वो इंजाइम क्या है उसके बारे में मैं आपको बतला दूं। तो ये रहा कि अब क्रिटिकल इंग्रेडिएंट टू कन्वर्ट स्टबल इनटू इथेनॉल। तो आप खुद भी सोचते होगे ना कि आखिर कैसे एक व्हीट का मतलब राइस का स्ट्रॉ है। अब घर या जो गांव से होंगे जो लोग, या फिर जिन्होंने राइस के प्लांट देखे होंगे, उन्हें अगर पता होगा तो वो एक नॉर्मल स्ट्रॉ है, उससे एथेनॉल कैसे बन जाता है। तो उसे बनाने के लिए एक इंजाइम की इंपॉर्टेंस होती है जिसे इंडिया इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। इस एंजाइम जो है ये बिलोंग करता है पेनिसिलियम फ्यूनोक्यूलोसम फैमिली से। और ये एंजाइम कुछ फंगस के थ्रू डराइव किया जाता है। तो इन्हीं फंगस को इंडिया पहले दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था एंजाइम के तौर पे, लेकिन अब इंडिया देश के अंदर ये एंजाइम बनाएगा जिससे जो हमारा 2G जनरेशन है वो काफ़ी इजीली तरीके से हो जाए और लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट जनरेशन में शुगर बीट, शुगर कैन, व्हीट, कॉर्न और ऑयल क्रॉप का यूज होता है। जो सेकेंड जनरेशन था इसमें नॉन एडिबल बायोमास का यूज किया गया। इसमें एडिबल बायोमास था, इसमें नॉन एडिबल है। वुड्स, ग्रास, स्ट्रॉ वेस्ट। थर्ड जनरेशन एल्गा, यहाँ पे माइक्रो और माइक्रो एल्गा की यूज किया गया। फोर्थ जनरेशन जो है वो पायरोलाइसिस सोलर टू फ्यूल जेन जो जीएम ऑर्गेनिज्म है उनकी बात की गई है। तो ये था इसके बारे में न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो गया। बोलते बोलते हो सकता है कुछ चीज़ें मैं मिसअंडरस्टूड कर जा रहा हूँ, आपको ना समझ में आ रही हो मेरी बातें, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ बात करेंगे हैविंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड विथ प्राइवेट सेक्टर फॉर R&D ऑफ भारत स्मॉल रिएक्टर। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और इस बार की हमारी बजट और इकोनॉमिक सर्वे में रह चुका है, तो इसे याद रखना। और यहाँ पे भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड न्यू न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजीज इट अलाइन विथ इंडिया decarbonization goal and aim to achieve 500 गीगावाट ऑफ नॉन फ्यूल फ्यूल वेस्ट एनर्जी जनरेशन बाय 2030। तो ये टारगेट याद रखने के लिए आपके इंपॉर्टेंट है कि नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जीज है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू ड्राइव की जाएगी, उसका जनरेशन 2030 तक 500 गीगावाट तक करने का इंडिया का प्लेज है, जो कि 2026 में ग्लासगो समिट में इंडिया ने घोषित किया था। तो ये याद रखना। लीगल फ्रेमवर्क जो गवर्न करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है जो कि बाद में अमेंड हुआ था 1987 में। सेक्शन 3 इसका कहते हैं एम्पावर करता है ओनली सेंटर टू प्रोड्यूस डेवलप एंड यूज एंड डिस्पोज ऑफ एटॉमिक एनर्जी।
और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर एक केस था संदीप टीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें अपहोल्ड किया गया था एई प्रोविजन रिस्ट्रिक्टिंग प्राइवेट लाइसेंसिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट लाइसेंसिंग को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और हमारे जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसमें भी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे ही पावर है, लेकिन अभी के टाइम में गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसमें इंक्लूड किया है। तो ये था इसके रिगार्डिंग, कल को आपसे पूछ सकता है कि क्या न्यूक्लियर सेक्टर्स में क्या प्राइवेट का पार्टिसिपेशन है या नहीं है, तो वो है, ये याद रखो। बस आगे बढ़ते हैं, ये टारगेट याद रख लेना। और ये हमारा आखिरी न्यूज, और यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे सॉरी एक चीज मेंशन करना भूल गया था, आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा से बतला देता हूँ कि रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एमपीसीआईएल। तो डीएई और एनपीसीआईएल जो है ये हैव ओवर आर्किंग कंट्रोल ऑन न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, और एनपीसीआईएल इन्वॉल्व होता है प्राइवेट एंटिटी ओनली इन एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ईपीसी रोल। तो एमपीसीआईएल का रोल उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये दो बॉडीज है, इनके बारे में भी डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है, तो ये याद रखना। अब आगे बढ़ें और ये आज का आखिरी न्यूज हम देखते हैं। तो आखिरी न्यूज में अगर हम बात करें तो इसमें जो चीज़ दी गई कि इंडियन कोकिंग कोल इंपोर्ट सर्ज टू 6 ईयर हाई इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024-2025। तो इंडिया ने जो कोल इंपोर्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ करंट फिजिकल ईयर, जो अप्रैल से सितंबर तक, were 6 year high of 23 million ton with a shipment from Russia witnessing a sustainable rise and falling from Australia। तो रसिया से इंडिया ज़्यादा कोल इंपोर्ट कर रहा है, पहले वो ऑस्ट्रेलिया से करता था, वो चीज़ें कम हुई हैं। यहाँ पे अगर बात करें कि राइजिंग कुकिंग कोल इंपोर्ट हैज़ coincide with higher steel production in India. India is second largest producer of crude steel और लार्जेस्ट कुकिंग कोल इंपोर्टर। तो कुकिंग कोल का इंपोर्टर इंडिया। तो आपको अगर पता होगा, आपने कोल के बारे में पढ़ा होगा, तो इंडिया के अंदर कुकिंग कोल जो है वो काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। भले ही इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का ग्लोबली। जर्मनी लॉ फॉर कोल फेज आउट बाय 2038 फॉर क्लोजिंग कोल माइन एंड प्लांट। तो ये जर्मनी का एक लॉ है, इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जर्मनी का लॉ है, तो याद रख लेना 2038 तक उनका प्लान है जो कोल माइंस हैं और प्लांट्स हैं उन्हें क्लोज करने के लेके। तो यही था इसके रिगार्डिंग न्यूज़। इंडिया के अंदर तो इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, बाकी देश इसे कम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इंडिया भी डेवलपिंग फेज में है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था इकोनॉमिक का पूरे साल का करंट अफेयर, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आएंगे। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो बताना, आपको पीडीएफ चाहिए होगा, क्योंकि मैंने ये सोच के रखा है कि मैं सबको ये प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ। जो लोग सच में पढ़ने वाले होंगे, जो वीडियो के लास्ट तक आए होंगे, वही लोग ये पीडीएफ पाएंगे। और ये जो भी टॉपिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी लिमिटेड भी हैं, काफ़ी क्रिप्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी और टॉपिक का करंट अफेयर चाहिए होगा तो भी कमेंट बॉक्स में बतला सकते हो। तो चलिए, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।